तो भारत को समुद्र में 6000 मीटर नीचे ऐसा क्या मिला जिसने वैज्ञानिकों को इतना डरा दिया है? आज हम भारत के एक बहुत ही एम्बिशियस डीप ओशन मिशन और उसकी एक चौंकाने वाली खोज के बारे में जानेंगे। नहीं, ये कोई समुद्री दैत्य नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसमें हमारे ग्रह का भविष्य हमेशा के लिए बदलने की ताकत है। और सच कहूं तो असली चिंता की बात भी यही है। तो चलिए इस मिशन में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बात हो रही है समुद्रयान की, जो इंजीनियरिंग का एक कमाल है और भारत का गहरे समुद्र को जीतने का एक सपना। जरा सोच कर देखिए, 6000 मीटर! भारत इंसानों को इतनी गहराई तक भेजने की तैयारी कर रहा है। मतलब अगर 16 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स को एक के ऊपर एक रख दें, उससे भी ज्यादा गहरा। हम पृथ्वी के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में से एक की बात कर रहे हैं। और इस मिशन पर कौन जाएगा? 3 एक्वानॉट्स की एक टीम। हाँ, जैसे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वैसे ही ये समुद्र के एस्ट्रोनॉट्स हैं। इन्हें खास ट्रेनिंग दी गई है इस सबमर्सिबल को उस घने गहरे अंधेरे में ले जाने के लिए। और देखिए, इतनी गहराई पर जो प्रेशर होता है ना, वो अनइमेजिनेबल है। हम सतह के मुकाबले 600 गुना ज्यादा दबाव की बात कर रहे हैं। सोचिए, 600 गुना! ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जो ज्यादातर गाड़ियों को पलक झपकते ही कुचल सकती है। तो इस नामुमकिन को मुमकिन कौन बनाएगा? ये है वो व्हीकल, मत्स्य 6000। और जानते हैं सबसे इंप्रेसिव बात क्या है? इसे पूरी तरह से भारत में बनाया गया है, इसरो जैसे संस्थानों ने। और वो भी तब जब इंटरनेशनल लेवल पर टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया गया था। ये वाकई हमारे वैज्ञानिकों के स्किल का एक सच्चा सबूत है। देखिए, गहरे समुद्र को जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये मिशन एक बहुत ही केयरफुल स्टेप बाय स्टेप प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है। मतलब सीधे 6000 मीटर पर नहीं जा रहे। पहले उथले पानी में कई टेस्ट होंगे, उसके बाद ही असली डीप डाइव की कोशिश की जाएगी। और जैसा कि एनआईओटी के डायरेक्टर ने खुद कहा है, सेफ्टी इज पैरामाउंट। सुरक्षा सबसे ऊपर है। और ये बात हमें याद दिलाती है कि ह्यूमन क्रू के लिए इसमें कितना बड़ा रिस्क है और हर छोटी से छोटी डिटेल का ध्यान रखना कितना ज्यादा जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा रिस्क लिया ही क्यों जा रहा है? आखिर समुद्र के तल पर ऐसा कौन सा खजाना छिपा है जो इस इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजिकल एफर्ट को जस्टिफाई करता है? जवाब है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। अच्छा, इन्हें ऐसे समझिए जैसे ये धातु के आलू हैं जो लाखों सालों से समुद्र के फ्लोर पर पड़े हैं और ये कीमती मेटल से भरे हुए हैं। और ये कोई मामूली धातु नहीं है। हम बात कर रहे हैं निकल, कॉपर, कोबाल्ट और मैंगनीज की। ये वही इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हमारे स्मार्टफोन की बैटरी से लेकर हमारे ग्रीन फ्यूचर को पावर देने वाले सोलर पैनल्स तक हर जगह, हर चीज के लिए जरूरी हैं। और इनकी मात्रा, वो तो बस दिमाग घुमा देने वाली है। अकेले भारत के हिस्से वाले इलाके में ही 380 मिलियन टन नोड्यूल होने का अनुमान है। सोचिए, ये दशकों तक हमारी टेक्नोलॉजी की क्रांति को फ्यूल देने के लिए काफी है। लेकिन इस खजाने की एक छिपी हुई कीमत भी है। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो सच में डरावना है। साइंटिफिक मॉडल्स एक ऐसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं जो विनाशकारी हो सकता है। तो ये हमें सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, समुद्र की गहराई से इस खजाने को निकालने की असली कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? वहां जो डेलिकेट इकोसिस्टम है, उसका क्या होगा? एक अंदाजा लगाने के लिए जरा ये देखिए, माइनिंग से जो फिजिकल डिस्टर्बेंस होता है, वो समुद्र की किसी भी नेचुरल कारण से 30 गुना ज्यादा है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक शांत दुनिया में लगातार एक तूफान मचा देना। और ये कोई टेम्पररी डैमेज नहीं है। इन नोड्यूल्स पर जो यूनिक इकोसिस्टम हजारों सालों में बना है, वो हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। एक बार गया तो समझ लीजिए कभी वापस नहीं आएगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। माइनिंग प्रोसेस से सेडिमेंट के बड़े बड़े बादल उठते हैं, बिल्कुल पानी के नीचे धूल के तूफान की तरह। और ये बादल माइनिंग एरिया से बहुत दूर तक फैलकर समुद्री जीवन का दम घोट देते हैं। और ये आंकड़े तो कुछ और भी ज्यादा चिंताजनक बात बताते हैं। भले ही पानी का धुंधलापन, मतलब वो क्लाउडीनेस, कुछ मिनटों में खत्म हो जाए, लेकिन पानी की सैलिनिटी और डेंसिटी में जो केमिकल चेंजेस आते हैं ना, वो घंटों तक बने रहते हैं और 1 किलोमीटर दूर तक फैल सकते हैं। इससे पूरे समुद्र का बैलेंस ही बिगड़ जाता है। तो ये सब कुछ हमें एक ग्लोबल क्रॉसरोड्स पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुविधा जहां एक तरफ प्रोग्रेस है और दूसरी तरफ प्रिजर्वेशन। तो बैलेंस कैसे बनाया जाए? एक तरफ तो हमें एक बेहतर ग्रीन फ्यूचर के लिए इन मेटल्स की सख्त ज़रूरत है,
और दूसरी तरफ हमारे ग्रह के आखिरी अनछुए और रहस्यमय इकोसिस्टम्स में से एक को बचाने की जिम्मेदारी भी है। तो करें तो क्या करें? और आखिर में सवाल बस यही बचता है कि कल के रिसोर्सेज की इस खोज में कहीं हम एक ऐसी दुनिया को तो नष्ट नहीं कर रहे हैं जिससे हमने अभी ठीक से समझना शुरू भी नहीं किया है। हम जो भी भविष्य बनाएंगे वो इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करेगा।